गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ और बहुत ठीक होंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है 27 मई 2020 के डेली करंट अफेयर के सेशन में। और गुरु ज्ञान अड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज फटाफट से सेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इसको लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। साथ ही आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको बता देते हैं ये किए गए हैं आवाज झा। और आवाज झा हैं ये एक अर्थशास्त्री हैं, भारतीय अर्थशास्त्री जो बिहार से बिलोंग करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय अर्थशास्त्री आवाज झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 100 विकासशील देशों को 160 बिलियन डॉलर्स की आपातकालीन वित्तीय सहायता देने की घोषणा भी करी थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी के साथ आप याद रखेंगे कि हाल ही में WB यानी कि वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने व स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और उसमें और अधिक सुधार करने के लिए पाकिस्तान को 500 मिलियन डॉलर देने की घोषणा भी की है। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने भी कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के खिलाफ निपटने के लिए पाकिस्तान को 6 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की थी परसों। इसी के साथ ही गई कारमैन रेनहॉट का भी आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये हाल ही में वर्ल्ड बैंक की उपाध्यक्ष और मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त की गई हैं। अंशुला कांत जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, इनको भी हाल ही में WB में CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। और साथ ही TS त्रिमूर्ति यूनाइटेड नेशन में भारत के नए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। इसी के साथ आपको अगले क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, हाँ, इससे पहले आपको एक चीज़ इससे संबंधित बता देते हैं, मेरे ध्यान आई है कि जो वर्ल्ड बैंक है इसके द्वारा हाल ही में एक डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत 63वें नंबर पर था। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। प्रेसिडेंट इसके डेविड मालपास हैं और स्थापना 1944 में हुई थी। और इसका जो कार्य संचालन है वो 1945 में शुरू हुआ था। इसी के साथ ये आपको जो आवाज झा हैं इनकी फ़ोटो दिखा देते हैं। ये बिहार भारत के रहने वाले हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। साथ ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो देखिए, ये आपकी की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। और आपको बता देते हैं हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी कर दी है। और ये क्यों की गई है, क्या है, तो आपको बता देते हैं। जो लॉकडाउन में प्रभावित उद्योग हैं यानी कि जो छोटे व्यवसाय हैं उनको फिर से शुरू करने के लिए ये MSMEs को मदद देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, जिसके तहत जो पहली किस्त है 450 करोड़ रुपए की वो दे दी गई है। और दूसरी किस्त 454 करोड़ रुपए की दी जाएगी 29 जून 2020 को। इसी के साथ आपको स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है आंध्र प्रदेश का वो बता देता हूँ फटाफट। देखिए, अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन जो प्रस्तावित राजधानी है वो अमरावती रहेगी। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है मित्र। अगर आपके क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है ना एग्जाम में कि भाई आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, वर्तमान में क्या है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वर्तमान में क्या है या कौन सी प्रस्तावित है। ऐसे नहीं आएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। और अगर ऐसे आ भी गया तो आपको ऑप्शन दोनों ही मिलेंगे, हैदराबाद भी मिलेगा और आपको वो क्या नाम है यार उसका दूसरा, अमरावती भी मिलेगा। तो आपको अभी जो राइट आंसर है वो आपको हैदराबाद ही करना है, क्योंकि प्रस्तावित राजधानी आपकी अमरावती है, लेकिन फिलहाल में संयुक्त राजधानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद ही है। खैर,
प्रस्तावित राजधानी अमरावती है और अमरावती में ही आपका भारत का 25वां नया हाई कोर्ट स्थापित हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो 25वें जो उच्च न्यायालय है, इसके न्यायाधीश हैं जे की महेश्वरी, सीएम जगन मोहन रेड्डी, यहाँ उप मुख्यमंत्री 5 हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है, और आपके भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के अंदर स्थित है। हाल ही में जारी प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम जो आपके आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाए थे, उनको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, यदि आपको याद हो तो आप मेरे साथ रिवाइज जरूर करना। रायतु भरोसा योजना, एक रायतु बंधु योजना भी होती है जो तेलंगाना ने चलाई थी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। रायतु भरोसा योजना आंध्र प्रदेश की है। अम्बा ओएडी योजना, ये भी आपके आंध्र प्रदेश की है। नेशनल नेस्ता योजना, ये भी आपके आंध्र प्रदेश की है। नवरत्न यालू पेदलू इलू योजना भी आपकी आंध्र प्रदेश की है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना भी आपकी आंध्र प्रदेश की है। जगन्ना वस्ती दिवेना योजना भी आपकी आंध्र प्रदेश की है। और मोबाइल हैंड वॉश सुविधा कार्यक्रम जो चलाया गया था, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में ही चलाया गया था। दिशा एक्ट पुलिस स्टेशन, देश का पहला पुलिस स्टेशन आपका आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। दिशा ऐप और दिशा एक्ट, ये दोनों का संबंध भी आंध्र प्रदेश से ही है। चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगाह ऐप लॉन्च किया गया था। एक निगाह कार्यक्रम भी चलाया गया था जो हिमाचल प्रदेश ने चलाया था, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क आपका आंध्र प्रदेश में बना है, जबकि मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क आपका देवास मध्य प्रदेश में बना है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कोविड फार्मा मोबाइल ऐप आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन भी आपके आंध्र प्रदेश के तड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से संचालित हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही भोगमपुरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आपका आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है, आंध्र प्रदेश में बनेगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की 2018-19 की रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पहला राज्य था, जबकि सब्जी उत्पादन में पहला राज्य आपका पश्चिमी बंगाल बना है। विशाखापट्टनम विश्व का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है, ये आप याद रखेंगे। और जो आपका इंडियन रेलवे का 18वां नया जोन बना है दक्षिण तटीय रेलवे के नाम से, ये भी आपका विशाखापट्टनम में ही बना है। और जो मिलन 2020 युद्ध अभ्यास होता है, कई देशों का संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है, ये भी आपका विशाखापट्टनम में ही प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया। अभी हाल ही में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी हुई है, इसको तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये एकदम करंट और आने लायक क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन है जो आपके 100% आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विशाखापट्टनम गैस त्रासदी हुई है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो इस त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था वो हुआ था स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था। और जो ये हादसा हुआ था ये एलजी कंपनी की आपकी एक छोटी सी, मतलब कहें तो छोटी सी फैक्ट्री थी, उसमें हुआ था। और ऐसा ही एक हादसा पहले भी हो चुका है, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से हम उसको जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, और 3 दिसंबर 1984 को, यानी कि उस समय 2 दिसंबर की रात थी, तो 2 दिसंबर या 3 दिसंबर दोनों में से दोनों सही हैं। औद्योगिक दुर्घटना भी इसको कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मेन क्वेश्चन देखो फैक्टर क्या बनता है, फैक्टर ये बनता है कि आपको गैस का नाम ध्यान रखना है। अगर विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में आपसे गैस पूछी जाए तो स्टाइरिन गैस है, और अगर भोपाल गैस त्रासदी में आपसे गैस पूछी जाए तो यूनियन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको कि मिथाइल आइसोसाइनाइट भी कहते हैं। और जो ये गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइटेड, ये गैस रिसाव हुई थी। जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, सॉरी, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड
उसमें से गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि कीटनाशक दवाओं को बनाने में प्रयोग की जाती है। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कॉमनवेल्थ गेम कब मनाया गया। तो देखिए कॉमनवेल्थ जो गेम दिवस बनाया गया है, ये आपका मनाया गया है अभी हाल ही में 24 मई को। अब आपको बता देते हैं कि इसको मनाने की घोषणा जो हुई थी कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल दिवस, ये आपकी हुई थी 1901 में। उस समय तत्कालीन जो इंग्लैंड की महारानी थी उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज देश वो देश होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हों या उसके गुलाम रहे हों, उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है। और इनकी संख्या वर्तमान में 54 हो गई है, पहले ये 53 थी, अब 54 हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि जो मालदीव है उसने कॉमनवेल्थ की जो सदस्यता है वो पुनः ग्रहण कर ली है, क्योंकि 2016 में जो मालदीव था वो इससे बाहर हो गया था, लेकिन अब इसने दोबारा इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसके चलते इसकी संख्या 54 यानी कि 54 हो गई है। अब आपको बता देते हैं, थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं कॉमनवेल्थ के बारे में। देखिए पहला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो हुआ था आपका 1930 में, और हैमिल्टन शहर जो कि आपका ओंटेरियो प्रांत के अंदर कनाडा में स्थित है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। 11 देश इसमें शामिल हुए थे और 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। जो 21वें राष्ट्रमंडल खेल हैं जो अभी हाल ही में 2018 में आयोजित किए गए थे, ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट सिटी में किए गए थे। 4 से 15 अप्रैल 2018 तक आयोजित किए गए थे, और ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम का 5 बार आयोजन कर चुका है। इसी के साथ जो 22वें कॉमनवेल्थ गेम है ये आपके इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 2020 में होने वाले हैं, जुलाई 2020 में ये संभावित हैं। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में डिटेल। तो आज का अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हाल ही में स्पेन के किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो अरिजीत एंडोरीज ने इसकी घोषणा कर दी है। जो स्पेन है वो यूरोप महाद्वीप का एक देश है, और आपको बता देते हैं कि जो स्पेन है इसकी राजधानी मैड्रिड है, और मुद्रा आपकी यहाँ यूरो चलती है। अब थोड़ा सा आपको यूरोप महाद्वीप के बारे में बता देते हैं, हल्की सी जानकारी। तो देखिए जो यूरोप है वो यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। एशिया व यूरोप को जो प्राकृतिक सीमा जो बनाता है वो यूराल पर्वत बनाता है, जो प्राकृतिक रूप से उन दोनों को अलग करता है, यूरोप और एशिया को। यूरोप महाद्वीप है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप इसको कहते हैं या कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी आपका यूरोप को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यूरोप महाद्वीप है ये अपने 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एल ब्रूस है, और इसी के साथ है जो माउंट एवरेस्ट है वो एशिया का और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे लंबी गंगा है, और वैसे ब्रह्मपुत्र मानी जाती है, लेकिन उनमें थोड़ा फर्क होता है। अगर आपसे भारत की पूछी जाए एक्चुअल में कि भारत की सबसे बड़ी, तो आप बताएंगे गंगा नदी। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका की किस इक्विटी फर्म ने भारत की रिलायंस जियो में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का फैसला किया है। तो ये किया है आपका KKR ने, यानी कि कोलनबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स कंपनी है, इसने किया है। अब आपको बता देते हैं जो अमेरिकी इक्विटी फर्म है KKR, इसने भारत की रिलायंस जियो में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने के साथ साथ रिलायंस जियो की 2.32 यानी कि 2.32% की हिस्सेदारी भी खरीदेगा, ये भी इसने घोषणा कर दी है।
जो अमेरिका है उसकी राजधानी अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी, वाशिंगटन डीसी है। और पोटोमेक नदी के किनारे ये बसा हुआ है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और मुद्रा यूएस डॉलर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसके जो मालिक हैं मुकेश अंबानी हैं। भारत के फर्स्ट सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और जो ये मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, ये फॉवर्स 2020 की जो अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी हुई है उसके अनुसार बता रहा हूँ। मुकेश अंबानी भारत के फर्स्ट, एशिया के दूसरे, वे विश्व के 17वें नंबर के यानी 17 नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। रिलायंस की अगर बात करें तो भारत की अभी हाल ही में 10 ट्रिलियन का कारोबार क्रॉस करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है रिलायंस। अब तक रिलायंस में ये 5वां बड़ा निवेश है। इसी के साथ ही पहले कुछ निवेश भी अभी हाल ही में हुए हैं, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी इक्विटी फर्म जनरल अंटार्कटिक है, इसने 1.34% यानी कि 1.34% की हिस्सेदारी इसमें करने की घोषणा की थी। इसी के साथ ही अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल कंपनी विस्टा जो है उसने भी 2.23% की हाल ही में इसमें हिस्सेदारी या साझेदारी की है। इसके अलावा अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल सिल्वर लेक जो कंपनी है उसने भी इसमें 1.15% की हिस्सेदारी रिलायंस जियो में अभी हाल ही में की है। इसी के साथ ही रिलायंस जियो में फेसबुक ने 9.99% की हिस्सेदारी अभी 2 महीने के अंदर अंदर ही ये सब आपकी हिस्सेदारी रिलायंस जियो में की गई है विभिन्न कंपनियों के द्वारा। इसी के साथ आपको अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर का निधन हो गया है। तो हाल ही में भारत के प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर रहे थे बलवीर सिंह दोसांझ, इनका निधन हो गया है। और ये बहुत सुपरस्टार हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। ये 3 बार भारत की ओर से हॉकी में ओलंपिक आयोजनों में गोल्ड मेडल जीत चुके थे। और 1956 में ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको और डिटेल से बताऊं तो ये उन 16 लेजेंड भारतीय खिलाड़ियों में से एक थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास में चुना था। इनके नाम ओलंपिक पुरुष हॉकी में एक व्यक्ति द्वारा सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम रहा है। तो ये थे आपके बलवीर सिंह दोसांझ, जिनका हाल ही में यानी कि 2 दिन पहले निधन हो चुका है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि हाल ही में किसने विदेशों में फंसे भारतीय प्रवासी यानी कि यूसीआई को भारत आने की मंजूरी दे दी है। तो केंद्र सरकार ने दे दी है। और यहाँ यूसीआई की फुल फॉर्म बनती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, भारत में दोहरी नागरिकता न होने के कारण जो यूएस में प्रवासी भारतीय रह रहे हैं उनके लिए 2005 में सीसीए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट सिटीजन सी 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 नहीं सीएए होगा, ये जो बिल था उसके तहत 2015 में एक संशोधन किया गया। यूसीआई श्रेणी इसमें बनाई गई संशोधन के जरिए। और अब जो यूसीआई के तहत अब जो प्रवासी भारतीय जो हैं वो भारत में ज़मीन लेकर व्यापार कर सकते हैं, साथ में यहाँ भारत में आ और जा सकते हैं। 2005 में जो सीए बिल में जो 2005 में जो संशोधन किए गए थे ओसीआई के चलते, इनमें जो शर्त रखी गई थी कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के जो प्रवासी इंडियंस हैं उनको इसमें कोई जगह नहीं दी जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसके भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इसी के साथ ही यूसीआई के तहत या अंतर्गत 26 जनवरी 1950 से या उससे पहले से जो व्यक्ति भारत का नागरिक रहा हो वो यूसीआई कार्ड धारक हो सकता है। इसी के साथ उसके बेटे या उसके ग्रैंडसन यानी कि उसके पोते या पोती इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके आवेदन के लिए एक शर्त ये रखी गई है कि जो आवेदक व्यक्ति है उसके माता पिता पाकिस्तान या बांग्लादेश के नहीं होने चाहिए, यानी कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के प्रवासी भारतीय नहीं होने चाहिए। तो ये था आपका यूसीआई। और यूसीआई जो लोग हैं उनको केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत आने के लिए अनुमति दे दी है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा समुद्री तूफान चक्रवात जो आया था उससे प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स 500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। हाल ही में पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान चक्रवात, नाम आपको चक्रवात का नाम ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में? इम्पोर्टेंट ये है कि दो राज्यों में आया था, एक तो पश्चिमी बंगाल और एक उड़ीसा। दोनों राज्यों में वित्तीय पैकेज दिए गए थे। कौन कितने कितने के दिए गए थे? पहला पॉइंट ये किस किस राज्य में आए थे, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये कि चक्रवात का नाम क्या है, और चौथा पॉइंट ये है कि इस चक्रवात को नाम किस देश के द्वारा दिया गया। तो अम्फान चक्रवात आया था और ये चक्रवात का नाम अम्फान जो नाम रखा गया था ये थाईलैंड के द्वारा रखा गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान चक्रवात से काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। इसी कारण केंद्र सरकार द्वारा यानी कि मुख्य प्रधानमंत्री जी द्वारा हवाई जहाज से इसका हवाई दौरा किया गया। उसके बाद में पश्चिमी बंगाल में 100 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज और 500 करोड़ रुपए का उड़ीसा के लिए राहत पैकेज या वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो देखिए हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा मिजोरम राज्य ने दिया है। तो हाल ही में मिजोरम कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है और यह खेलों के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने व खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के लिए ऐसा किया गया है। अगर आपको मिजोरम के बारे में मैं कुछ स्टेटिक जीके के पॉइंट बताऊं तो देखिए सर, यहाँ की राजधानी बनती है आइजोल, सीएम बनेंगे मथांगा, आपके गवर्नर बनेंगे पीएस श्रीधरन पिल्लई और उप मुख्यमंत्री मिजोरम के हैं तवन लुई। इसी के साथ मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं आपके यहाँ। और चाब चार कूट महोत्सव भी आपका मिजोरम में आयोजित किया जाता है। और आपको बता देते हैं तोहलो पुहान, ये इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तालोह पुहान एक हाथों के द्वारा निर्मित कपड़ा है। इसको हाल ही में यानी कि दिसंबर 2019, कंफर्म नहीं है, कंफर्म आप कर लेना, दिसंबर या जनवरी में इसको जीआई टैग दिया गया था। आपको नाम ध्यान रखना है कौन सा प्रोडक्ट है। तो तालो पुआन नाम से ये आपका प्रोडक्ट है जो कि एक प्रकार का कपड़ा है जो पूर्णतः हाथों से निर्मित किया जाता है। इसी के साथ ही अगर आपको मैं बताऊं तो मिजोरम एम कोविड-19 मोबाइल ऐप, मिजोरम ने एक मोबाइल ऐप जारी किया था कोविड-19 से लड़ने के लिए जिसका नाम था एम कोविड-19 मोबाइल ऐप, हाल ही में मिजोरम के द्वारा लॉन्च किया गया। इसी के साथ ही दंपा टाइगर रिजर्व पार्क भी आपका मिजोरम में स्थित है और ये हमेशा क्वेश्चन में आता है क्योंकि देखिए जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत मतलब क्या है, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते पढ़ने पे और हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अटकाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन, वो ज़्यादातर यहीं से आते हैं। तो आप ध्यान रखना दंफा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका मिजोरम में एकमात्र टाइगर रिजर्व है और ये आपका मिजोरम में स्थित है। कर्क रेखा मिजोरम से होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तो कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन जब मिजोरम की बात हो रही है तो स्पेशली मैंने यहाँ पर मिजोरम बोल दिया, लेकिन अब आपको मैं फिर भी बता देता हूँ कि 8 राज्य कौन से हैं, आपको याद हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से शुरू कर लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और 8वां आपका मिजोरम।
तो ये क्वेश्चन कुछ आज आपके इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा डिटेल के साथ हमने कवर करवाए हैं। यदि ये आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप भी मेरी हेल्प कीजिए, इसको सब्सक्राइब करते हुए, सब्सक्राइब करने में, दोस्तों को शेयर करने में, इसको लाइक करने में आप मेरी हेल्प करें प्लीज़। और आज आपका होमवर्क जो है, होमवर्क क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में तेजस युद्धक विमान में उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बन गए हैं। तो ये आपको बताना है। कल हमने आपसे पूछा था कि एनटीपीसी के मानव संसाधन निदेशक के रूप में किस व्यक्ति ने शपथ ली है या किसको नियुक्त किया गया है। तो दिलीप कुमार पटेल साहब को नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सेशन खत्म हो गया है। सेशन खत्म होने के साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस सेशन को पूरा देखें, अंत तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम आपको बहुत ही एक्स्ट्रा डिटेल के साथ इन क्वेश्चनों को कवर कराते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। कल आपसे फिर नए सेशन में नए डेली करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।